सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डॉक्टर फ़िज़ा ख़ान और मैं हूँ पाकिस्तान। आज मैं सेट पे आपको नज़र नहीं आ रही हूँ क्योंकि मैं किसी के घर मौजूद हूँ। ईद का दिन है। मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से आप सबको, देखने वालों को ईद की खुशियाँ बहुत मुबारक हों। मेरे साथ नैयर बुखारी साहब मौजूद हैं। मैंने कहा ज़रा देर से पहले जल्दी से तारुफ़ करवा देती हूँ। और नैयर बुखारी साहब उन सियासतदानों में से जिनसे सवाल पूछने के लिए बड़ी तैयारी करके बैठना पड़ता है। सख्त सवाल होते हैं, अक्सर सख्त जवाब भी होते हैं, लेकिन आज हम इनसे ज़रा मज़े मज़े की बातें भी करेंगे, ज़रा सियासत से हट कर। सर, बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया, आपने आज के दिन हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो ईद कैसे मनाते हैं? शुक्रिया, ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक। ऑब्वियसली ईद का आगाज़ तो घर से आप जाते हैं, ईद का ईद की नमाज़ पढ़ते हैं और बिलखुसूस ईद कुर्बान पे तो जाके तो फिर कुर्बानी के लिए मसरूफियत हो जाती है। ठीक। और क्योंकि इस्लामाबाद के करीब ही हमारा गांव है, जो हमारा ओरिजिन है, जहाँ से हम रहायश पजीर है, जहाँ पे तो वहाँ पे फैमिलीज़ के लोग हैं और कबीले के लोगों के अलावा और बरादरियाँ भी हैं। उनसे ईदगाह में मुलाकात होती है और उसके बाद कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो जाता है। ठीक। दोपहर हमारी रवायत जो है कि जो हमारा भाई घर है, जो दादा से चला आ रहा है, जी जी, वो अब सबसे छोटा भाई उसमें रहता है। अच्छा। तो हम लंच दोपहर का सबरे वहाँ करते हैं ईद वाले दिन। ईद वाले दिन, ठीक, बकर ईद हो या ईद, सारे बहन भाई अच्छे होते हैं, बाकी फैमिली के लोग भी, जो और भी रिश्तेदार आते हैं मिलने आते हैं। जो इस्लामाबाद रहता है, कोई रावलपिंडी में रहता है, क्योंकि ईद पे तमाम लोगों का ये होता है कि मेरा गांव, उसका मलपुर नाम है, वो आते हैं सारे। तो फिर नॉर्मली ये है कि मेरे वाले साहब के ज़माने से भी है कि लंच जितने भी रिश्तेदार हैं लंच हम इकट्ठे करते हैं। ठीक है। तो फिर वही मुलाकात होती है। दिन सारा उधर ही गुजरता है, अपने गांव में ही गुजरता है सारा दिन। इससे पहले कि मैं इनसे बात करूं, आप ज़रा पहले खुद तारुफ करवाएं। ये बड़े प्यारे बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं, माशाल्लाह। ये अलीज़ा हुसैन है जी। जी जी। ये मेरी पोती है और ये है ज़ारा हुसैन। अलीज़ा हुसैन जो है ये PSI में पढ़ती है और ये भी दोनों बहनें वहाँ पढ़ती हैं। चले मैं इनसे थोड़ी बात करती हूँ। ज़ारा से पहले बात करें, अलीज़ा से करें? नहीं, मेरे ख्याल से बड़े से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो अलीज़ा, आप कितने साल की हैं, किस क्लास में पढ़ती हैं? हाउ ओल्ड आर यू? 8। यू मस्ट बी इन 3rd ग्रेड और 2nd? A bit louder बेटे। 2nd ग्रेड। माइक करीब करें। यस, 2nd ग्रेड। तो क्या बनना है बड़े होके? डॉक्टर? सब लड़कियों को डॉक्टर ही क्यों बनना होता है? आज मैं अलीज़ा से पूछ के जाऊंगी। डॉक्टर नहीं, पुलिस। पुलिस में जाना है? ब्रेव गर्ल। पुलिस में जाना है। अच्छा, कल के शो में हनीफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, तो उनकी भी जो ग्रैंड डॉटर थी, उन्होंने भी कहा कि मैंने पुलिस में जाना है। तो बच्चियों का पुलिस में जाने का रुझान है। तो आपको कैसे शौक हुआ कि मैंने पुलिस में जाना है? पापा ने बताया था। पापा ने बताया था पुलिस में जाना है। आपको खुद भी पुलिस में जाने का शौक है? थोड़ा सा। अच्छा, ज़ारा हमसे बात करेंगे, शर्माएंगी? ज़ारा बात करोगे? ज़ारा बातें तो कर रही है, बिल्कुल नहीं शाय। देखो, ज़ारा के भाई कहते थे उनसे भी मिलवाएंगे। अच्छा। कहते हैं कि ज़ारा शाय है बहुत। अच्छा। ज़ारा, आप शाय तो नहीं हो ना? नहीं। नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। आप स्कूल जाती हैं? आपने बड़े होकर क्या बनना है, डॉक्टर या टीचर? पुलिस। पुलिस? सबने पुलिस में जाना है। वाह, वो पिक्चर से मुझे बड़ी खुशी हो रही है देख के। ये इसका क्रेडिट मरियम नवाज साहब को तो नहीं जाता है कि वो पुलिस के ड्रेस में जब आई तो सब बच्चे इंप्रेस हो गए? उस ASP खातून को जाता है। हाँ। जिसने किसी को बचाया था लाहौर में। जी जी बिल्कुल, उसको जाता है। आप इनको अबू कहते हैं? ये कैसे हैं? चलिए ये बताएं, इनके बारे में बताएं, ये कैसे हैं? डांटते हैं? नहीं। अच्छा, कहानी सुनाते हैं? ज्यादा प्यार किससे करते हैं आप सब में से? ये आपसे ज्यादा प्यार करते हैं ज़ारा से? पापा। पापा से? सर देखे, बच्चे सच बता रहे हैं। हाँ, कहते हैं कि बच्चों के बच्चे ज्यादा प्यारे होते हैं, बस बाकी सच है, बच्चों से भी ज्यादा प्यारे होते हैं। इनफैक्ट उसमें ये होता है ना कि अपने बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो यू आर बिजी बहुत सारे मामलात में। बड़ी आपने वैसे गहरी बात की। हाँ। प्रोफेशन में अपना कैरियर बिल्ड कर रहे होते हैं, उनको स्कूल गोइंग होते हैं, वो फिर ज़्यादा आप उनको उतना टाइम नहीं दे पाते माँ के पास। जब आप ग्रैंड पेरेंट्स हो जाते हैं
तो देन यू हैव गॉट मोर टाइम, यू नो। आपको ऑल्दो पॉलिटिशियंस के पास टाइम कम होता है, लेकिन फिर भी इस स्टेज पे आके बंदा टाइम ज़्यादा देता है, फिर अटैचमेंट ज़्यादा होती है ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ। ठीक। और इनकी बड़ी अच्छी हैबिट है, ये रोज़ाना जब स्कूल जाती हैं तो मेरे कमरे में आती हैं और मुझे मिल के स्कूल जाती हैं तो बड़ी अच्छी बात है। एवरी डे। इट्स देयर हैबिट। सिर्फ ज़ारा की बात हो रही है, लिसे की भी? दोनों की। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। स्कूल जाने से पहले मुझे मिल के जाती हैं। और ईदी भी लेते हैं आप मर्जी से? मर्जी से नहीं। नहीं, जितनी वो देते हैं उतनी ले लेते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बच्ची है। चले, जब इनके कजन्स हैं उनसे भी हमको मिलवाते हैं। अब हमारे साथ उनके कजन्स मूसा एंड अहमद मौजूद हैं, सैयद मूसा रज़ा एंड सैयद अहमद रज़ा। तो मूसा बड़े हैं, ही इज़ ऑलमोस्ट 14 और अहमद 12 साल के हैं। तो सबसे पहले मूसा आप माइक पकड़ें, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप कजन्स में सबसे बड़े हैं तो बड़ा रोब होगा आपका सब पे, डांटते भी हैं? रोब तो है वैसे, लेकिन डांटता मैं कम हूँ, ओनली व्हेन दे रियली नीड इट। ठीक है, यूजुअली दे आर नॉटी लेकिन नॉट टू अनदर लेवल। और आपको कैसे पता चलता है कि दे रियली नीड इट? दे रियली नीड इट जब वो दे गो टू फार, जैसे समझें कोई ज़्यादा मस्ती कर ली, देन यू स्टार्ट स्कोल्डिंग। यस लेकिन यूजुअली काफ़ी सिंसियरली आई ट्रीट देम वेरी वेल। दे लाइक टू प्ले विद माई ब्रदर, ये एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खेलते हैं। ये जो भी घर में खेलते हैं आगे पीछे भागते रहते हैं, आज आगे पीछे भागते रहते हैं। आई डोंट रियली गेट इन्वॉल्व्ड इन देयर। तो आपके इंटरेस्ट क्या? आपकी एज के बच्चों के इंटरेस्ट ज़्यादातर क्रिकेट देखना, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़? A lot of sports. I'm into most types of sports. Squash हो गया, horse riding. I love swimming. Cricket, football. और आप खुद भी स्विमिंग करते हैं? जी, हॉर्स राइडिंग भी करते हैं? Yes. Horse riding winters में और summers में swimming वगैरह होती है। क्रिकेट देखते हैं? जी cricket। कौन आपका फेवरेट प्लेयर है? मेरा बाबर आजम पे सब बड़ी तनकीद कहते हैं, ठीक है, उनको क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं सब? Criticism होती है लेकिन still favorite player, still the favorite player। वाओ। अहमद से बात करेंगे हम। अहमद, आप 12 साल के हैं? जी। आप 7th या 6th ग्रेड में पढ़ते हैं बता रहे थे? मैं 6th ग्रेड में हूँ। I'm gonna be in grade 7। ओके, तो आप क्या बनना चाहते हैं बड़े I होके? want to become a Politician? doctor and a politician। यानी मेरे वाला काम करने के पहले कुछ और बनना और बाद में फिर मैं डॉक्टर बनते बनते एंकर बन गई। I want to become a doctor, then after like 40 then I want to pursue politics। तो पॉलिटिशियन में सबसे अच्छी चीज़ क्या होनी चाहिए? पॉलिटिशियन में you have to be fair, you don't have to be unfair। जैसे you're giving someone pledging किसी को ज़्यादा आपका importance दे रहे हो than other people। You always बैलेंस have करना है to, आपने। yes, balance। तो अगर if I ask name anyone जो आपके लिए रोल मॉडल हो, आपकी पार्टी में से कोई या anyone you of like? course Abu, he will be my role model। उनके अलावा अगर मैं कोई 2-3 नाम पूछूं? Then I like बिलावल भुट्टो साहब and जरदारी साहब। आपकी मुलाकात हुई कभी उनसे? जी। तो आपने क्या चीज़ उनमें ऐसी देखी कि आपने कहा मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं? उनकी सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? They're very kind and humble। They don't show any arrogance। ये देखिए, हमने कितनी प्यारी बात की है कि पॉलिटिशियन बनने के लिए आपका काइंड होना, हम्बल होना, आजिज होना बहुत ज़रूरी है और एरोगेंस नहीं होनी चाहिए। जी। सही लग रहा है ना नाज़रीन आपको भी कि एक सही सियासतदान के बच्चे हैं, ये बच्चों के बच्चे हैं और ग्रैंड चिल्ड्रन जिन्होंने बड़ी सियासी तरबियत घर से ली है। तो सर ये यानी कि इन बच्चों को देखने के बाद ये बात एक तो वैसे कही जाती है, लेकिन अब इनके सामने ये बात एक सबूत है कि आप अपने घर से जो तरबियत होती है वो लेते हैं। तो जो सियासी घरानों के बच्चे होते हैं वो सियासी होते हैं और उन्होंने जिस अगर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बारे में बात की जाए कि बिलावल साहब की जो पहली दरसगाह थी माँ की गोद, तो वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की गोद थी। तो आपके अंदर एक तो कोई बॉर्न पॉलिटिशियन भी होता है और आपके ब्लड में भी आपकी तरबियत में भी, और आपने अपने घर से सीखा होता है, घराने से। लेकिन कुछ सियासतदानों के बच्चे मुझे पता नहीं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं, बहुत लाइक सियासतदानों के नालायक बच्चे भी निकल आते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, ऐसा भी होता है। तो क्या वो तरबियत की कमी रह जाती है और बच्चों की अपनी दिलचस्पी नहीं होती? या वो एट सम स्टेज वो लेकिन ऐसे केसेस हैं ना, आपकी नज़रों से भी गुजरे होंगे। बिल्कुल, वो शायद ऐसा हो कि वो किसी स्टेज पे नेगलेक्ट हुए हों। नेगलेक्ट वरना सियासतदान के बच्चे की सियासी सेंस अच्छी ही होगी, आप ये कहते हैं। देखिए जो ट्रेडिशंस है ना वो बंदा घर से सीखता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। पार्टीज में तो बाद में जाता है ना, पॉलिटिक्स में पहले वो पॉलिटिशियन के बच्चे जो अपनी रवायात है ना, जो रहन सहन है, वो जो अंदाज गुफ्तगू है, ये सारी बातें अपने घर से सीखते हैं और वो देखते हैं बिल्कुल पॉलिटिशियंस को
लोग मिलने आते हैं, काम के सिलसिले में आते हैं, इमदाद के लिए आते हैं, मदद के लिए आते हैं, इश्यूज डिस्कस करने आते हैं और फिर वो लर्न करते हैं। क्योंकि अब हमने भी तो अपने पेरेंट्स से सीखा, क्योंकि लोकली जो पॉलिटिक्स करते थे हमने लोगों को घर में आते देखा, वालिद साहब से मिलते देखा, इश्यूज वो डिस्कस करते देखा, उनके बहुत सारे लोकल मसाइल होते थे। तो फिर वो जिस तरह अंदाज से वालिद साहब लोगों से मिलते थे, तो वी यूज्ड टू लर्न थिंग्स। ऑब्जर्वेशन से बड़ी चीज़ होती है, मतलब जाहिर बात है कई बार बताना नहीं पड़ता। आप अपने बाबा से कुछ चीज़ें ऐसे सीख लेते होंगे, अपने नानू से, कि वो आपको बताते नहीं होंगे लेकिन आप उनको देखते हैं। अब जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं देखती हूँ कि बच्चे 3 साल का बच्चा पूरी टैबलेट यूज़ कर रहा है, फ़ोन यूज़ कर रहा है। तो वो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कोकोमेलन देख रहे होते हैं, कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं, तो जब ऐड आता है तो उनको लगता है कि इस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट नहीं, तो कहते हैं स्किप करना है, इसको शोर मचा देते हैं, इसको स्किप किया जाए। तो सारी चीज़ ऑब्जर्वेशन है, बड़ों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। सर ब्रेक पे जाना है, उसके बाद आपसे सियासी गुफ्तगू करेंगे। तो बहुत शुक्रिया बच्चों, आप लोगों ने टाइम दिया। नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, नैयर बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद है, बल्कि मैं उनके घर में मौजूद हूँ और ईद का दिन है। तमाम नाजरीन जो देख रहे हैं, जिन्होंने अभी बोल न्यूज़ लगाया है, मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, ऐसे नहीं चलेगा कि टीम की तरफ से, बोल न्यूज़ की तरफ से तमाम देखने वालों को ईद की खुशियाँ बहुत मुबारक हों। अच्छा, अब हम ज़रा सियासत में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में भी कहा कि कोई सियासतदान हमारे साथ मौजूद हो, तो ईद का प्रोग्राम सियासी प्रोग्राम से हटकर होता है, उसमें वो सियासी वो सख्त सवाल जवाब नहीं होते, लेकिन सियासतदान आपके साथ हों और करंट अफेयर की होस्ट या एंकर आपके साथ मौजूद हो, तो सियासत पे बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो सर हम ज़रा सियासत की बात कर लेते हैं, कुछ जेनेरिक डिस्कशन। आजकल सियासत में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो एक बर्दाश्त का एलिमेंट था, जब आप लोगों ने सियासत का आगाज़ किया उस ज़माने से अगर आप कंपैरिजन करें, तो हम तो खैर हमने वो चीज़ उस तरह एक्सपीरियंस नहीं की, लेकिन आप लोग खुद उस चीज़ से गुजरे हैं, तो आप लोगों को दुख होता है, तकलीफ़ होती है कि अब मुखालिफ की पगड़ी उछाली जाती है, इख्तिलाफ़े राय पर आप एक दूसरे की बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। अदम बर्दाश्त इतनी ज़्यादा वो बढ़ चुकी है कि आप मुखालिफिन की किरदार कुशी पर आ जाते हैं, कुछ भी कहने के लिए तैयार हो जाते हैं। कि इतनी तब्दीली कैसे आ गई? शुक्रिया। ये सारा डिपेंड करता है डॉक्टर साहिबा कि आपकी लीडरशिप का एटीट्यूड क्या है, और ऑब्वियसली जो लीडर को फॉलो करते हैं उसी किसी किस्म की उसी अंदाज की पॉलिटिक्स करते हैं। हमने पॉलिटिक्स जो सीखी देखी वो कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से देखी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब से देखी, और जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब से। पॉलिटिशियंस में हमेशा टॉलरेंस और पेशेंस होती है। वो पॉलिटिशियन नहीं जो एग्रेसिव एटीट्यूड रखे, और पॉलिटिक्स में हमेशा हम समझते हैं कि डायलॉग पे बिलीव करते हैं, और पॉलिटिक्स में रिजिडिटी नहीं होती, फ्लेक्सिबिलिटीज़ होती हैं। एक दूसरे की बात को समझना पड़ता है, सहना पड़ता है, फिर रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। तो सियासत में दुश्मनियाँ तो नहीं होती, और वो एटीट्यूड जो सियासी मुखालफतें ज़रूर होती हैं, आप तो बिल्कुल रिस्पॉन्ड करते हैं, उन इश्यूज़ रिस्पॉन्ड करते हैं, और बिलो दी बेल्ट कभी हिट नहीं करना चाहिए। अगर आज पॉलिटिक्स में कोई बिलो दी बेल्ट बात करता है तो वो मुनासिब बात नहीं है, वो इमेच्योर पॉलिटिक्स है, मैं उसको समझता हूँ। और आपको क्या लगता है ये ट्रेंड सेट कब हुआ? मतलब अगर हम आप रिकॉल करें, ये अचानक से तो नहीं हुआ, अब हम ये तो नहीं कहते कि रातों रात कुछ हो जाता है। देखिए, ये पिछले कोई 8-10 साल से कुछ ज़्यादा रुझान इस किस्म का हो गया, और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला गया। ज़माने में 80s में भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे पॉलिटिक्स में जो उस किस्म की बात करते थे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी उस अंदाज में रिस्पॉन्ड कभी नहीं किया था। लेकिन जिन्होंने वो अंदाज अडॉप्ट किया, अल्टीमेटली आज वो पॉलिटिक्स में नज़र नहीं आ रहे। या आपका इशारा किस तरफ है? इशारा चंद पॉलिटिशियंस थे जो
80s की 88 की पॉलिटिक्स में 90s में इस किस्म की गुफ्तगू करते थे, लेकिन आज वो मुझे नज़र नहीं आते हुए पॉलिटिक्स में कहीं एग्जिस्ट कर रहे हो। तो यानी आपकी बात से मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि आप एक सीनियर ज़ीर सियासतदान हैं, आप अपने तजर्बे की बुनियाद पे बात कर रहे हैं, तो जो अब आज ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका सिलसिला 10-12 साल से शुरू हो चुका है, आगे जाके हमें वो भी नज़र नहीं आएंगे? मतलब 80s वाले अगर हमें अब नज़र नहीं आ रहे 3 दहाइयों के बाद, तो जिनका सिलसिला 10 साल पहले, तो आगे मैक्सिमम 1 दहाई के बाद हमें वो नज़र नहीं आएंगे। ये लॉन्ग टर्म एक्सेप्टेंस नहीं होती ऐसे एटीट्यूड की। इस किस्म के एटीट्यूड की एक्सेप्टेंस लॉन्ग टर्म नहीं होती, शॉर्ट टर्म ज़रूर होती है, एक बबल ज़रूर आता है, लेकिन देन इट वैनिशेस अवे। सबसे बेहतर दौर जो आया वो आया 70s का, जब भुट्टो शहीद ने इक़्तिदार संभाला और फिर 73 में हमें बाकायदा कायन मिला। मुल्क 2 लख्त हो चुका था, लोग बड़े मायूस थे, लेकिन नेशन को रीबिल्ड किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। और फिर जो फंडामेंटल राइट्स थे, ह्यूमन राइट्स थे, उनको एक्नॉलेज किया गया, उनको आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। और फिर सबसे बड़ी अहम बात ये हुई कि एक जो कॉमन आदमी था जिसको यहाँ सहूलत नहीं थी रोज़गार की, उसके लिए मिडिल ईस्ट खोला। पासपोर्ट लोगों को मिले, लोगों के पास अपॉर्चुनिटी मिली कि वो मिडिल ईस्ट में काम करें, और फिर हमारे देहातों में भी खुशहाली आई। सर अभी अब जब भी आप बाहर जाते हैं, हम सिर्फ टीवी पर आते हैं, प्रोग्राम करते हैं, बतौर सहाफ़ी जब बाहर जाते हैं लोग बहुत से सवाल पूछते हैं, अक्सर ये कहते हैं कि आपके प्रोग्राम में फ़लाँ आए तो ये सवाल प्लीज़ पूछिएगा, मशवरे दे रहे होते हैं, और ज़ाहिर बात है उनका बड़ा राइट होता है, उन्हीं के लिए हम प्रोग्राम करते हैं। और बेकैसे अगर राब्ता, अगर आप एक आपका सियासतदान का राब्ता जो है वो आवाम से ज़्यादा होता है, बराह रास्त होता है सहाफ़ी की निस्बत, कि हमसे तो वो कहते हैं जी ये सवाल प्लीज़ पूछें, आप लोग क्यों नहीं पूछते हैं? हम पूछते भी हैं, वो कहते हैं जवाब कभी नहीं मिलता। तो आप लोग जब जाते हैं अपने हलकों में तो आवाम का बड़ा सरोकार इस चीज़ से होता है। उनको मैंने ये देखा है कि आपने भी देखा होगा, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम लोगों से मिलते तो लोग कहते हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसने जेल में जाना है, किसको सज़ा मिलनी है, किस पे नैब का कौन सा केस, इसमें से क्या निकलेगा, हमें फ़र्क पड़ता है कि हमें रोटी कितने की मिल रही है, हमें फैसिलिटीज़ मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, हमारे बच्चे ने अगर तालीम हासिल की उसको रोज़गार के मौके मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। पहले सॉरी टू से लोग यहाँ पर अंग्रेज़ी वाला सफ़र करते हैं, फिर वो बच्चे यहाँ पे MBBS करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद, लॉ करने के बाद, अच्छी अच्छी डिग्रीज लेने के बाद फिर उर्दू वाला सफ़र करने पर मजबूर होते हैं और पाकिस्तान से बाहर जाते हैं रोज़गार की तलाश में। तो ये चीज़ कितनी पेनफुल होती है। मेरे बड़े क्लास फेलोज ऐसे थे जिन्होंने यहाँ से डिग्री ली, गोल्ड मेडलिस्ट, अच्छे अच्छे मार्क्स, लेकिन वो यहाँ पे नहीं अच्छी सैलरीज थी तो उनको जाना पड़ा। उनमें से कुछ खुशी से गए लेकिन कुछ मजबूरी में गए। उनके लिए ना वो अदारे बनाए, ना उनको फैसिलिटेट किया, ना उनकी जो नॉलेज है, एक्सपर्टीज़ है एजुकेशन से, उससे आपने इस्तेफादा हासिल किया। तो और वो जाके किसी और को फ़ायदा दे रहे हैं। अल्टीमेटली जो यूथ थी जिस ज़माने में भी, वो तो अपना फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को देखते हैं। एग्जैक्टली। और जब उनको अपना प्रॉस्पेक्ट फ्यूचर का नज़र बैरून मुल्क नज़र आता है तो वो फिर वो माइग्रेट करके चले जाते हैं। कोई किसी मीन्स से जाता है, कोई किसी मीन्स से जाता है, लेकिन उनकी कोशिश होती है कि वो चले जाएं और सेटल डाउन हो जाएं। उसका ये तो है कि हमारी वो रिमिटेंसेस में इजाफा हो जाता है, लेकिन आप वाली बात बड़ी दुरुस्त है कि उनकी कैपेबिलिटीज़ से हम क्यों इस्तेफादा हासिल नहीं करते। अच्छा सर, ये अब यहाँ से मुझे याद आया कि जिस तरह 18वीं तरमीम के हवाले से बड़ी कुछ लोग तनकीद करते हैं और आगे जाके भी इसका मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं, ज़रा मुझे बताइए। क्योंकि पीपल्स पार्टी बड़ा क्रेडिट लेती है 18वीं तरमीम के हवाले से कि जो इख्तियार सूबों को मिले, जिसमें से अगर हम हेल्थ की भी बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो फिर ये जो मौक़े ख़ासतौर पर हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, ये किसने फराहम करने थे? देखिए 18th अमेंडमेंट इनफैक्ट जो हमारा 1973 का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, एक तो उसमें मार्शल लॉ दौर में बहुत सारी इंसर्शन हुई, ठीक, और फिर ओरिजिनली उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट थी कि विद इन स्पैन ऑफ 10 ईयर्स प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी जाएगी। मसलन और भी बहुत सारे थे जहाँ फंडामेंटल राइट्स है, वहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी वो भी इंसर्टेड है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक, आर्टिकल 38 तक वो हैं। वो जो गाइडलाइंस देते हैं कि हम रियासत ने करना क्या। 18th अमेंडमेंट एक तो पावर्स को डिवॉल्व किया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी। पाकिस्तान एक फेडरेटिंग यूनिट है, जो स्मॉलर प्रोविंसेस थे वो हमेशा गिला करते थे कि हमारे जो राइट्स हैं वो यूज़र्व कर दिए गए हैं, या हमें
ऑटोनॉमी नहीं दी गई जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं उन पे। तो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी जब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने ये टास्क दिया, उन्होंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी जिसमें सारी जमातें बैठी और सारी जमातों ने, और लेकिन सबसे अहम बात जो थी कि स्मॉलर प्रोविंसेस को गिला और शिकवा था कि हमारा जो नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड है उसमें हमें प्रॉपर शेयर नहीं मिलता, और उसमें ये बात NFC में जी NFC में और उस पर एक फार्मूला नया तय हुआ। ओरिजिनली जो नेशनल फाइनेंस कमीशन जो था, जो अवार्ड होता था वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन होता था, ठीक है, और फिर वो स्मॉलर प्रोविंसेस कहते थे हमारी बैकवर्डनेस को नहीं देखा जाता और हमारी पॉपुलेशन कम है, एरिया हमारा बहुत बड़ा, से फॉर एग्जांपल 45% एरिया बलूचिस्तान का, पाकिस्तान का जो एरिया है वो बलूचिस्तान के पास है, पॉपुलेशन कम है, लेकिन उनको नेशनल फाइनेंस कमीशन से शेयर कम मिलता था। उस पर एक नया फार्मूला ऐड हुआ, पॉपुलेशन प्लस पॉवर्टी एंड द एरिया, तो ये करके तो फिर इसको रीडिज़ाइन किया गया। आप इसको रीडिज़ाइन करने की जो बातें हो रही वो क्या वजह है? अब वो उसमें एक है ऑप्शन कि शायद वफाक के पास उतने रिसोर्सेज तो उस नहीं पे पीपल्स पार्टी का क्या स्टैंड हो? तो उस पर पीपल्स पार्टी का यह मौक़िफ़ है कि आपने वो सब्जेक्ट्स जो प्रोविंस को डिवॉल्व होने थे वो आपने क्यों वफाक पर रिटेन किए हुए हैं, ट्रांसफ़र कर दें उनको प्रोविंसेस को, ताकि जो बर्डन वफाक पे पड़ रहा है उन मिनिस्ट्रीज़ को चलाने का, वो डेवोल्यूशन के पास पैसे तो अब प्रोविंसेस के पास जा रहे हैं, तो वो जब सब्जेक्ट प्रोविंशियल सब्जेक्ट है तो उनको उस पर काम करने दें, पैसे भी वो खुद दें और उससे उन मिनिस्ट्रीज से वो काम भी खुद लें। ठीक। अच्छा सर, आप चूँकि एक सीनियर सियासतदान भी हैं, कानून पे भी गहरी नज़र रखते हैं, आजकल जेल डेथ सेल है या 5 स्टार होटल जैसे इस पर बड़ी बहस हो रही है, तो हम दरमियान में नहीं रहते, या हम बहुत ज़्यादा या इधर हो जाते हैं उधर हो जाते हैं, ये हम सब का मसला है मेरे ख्याल से। लेकिन ये कि अगर आपको इस्लाह का मौका मिले तो आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन अगर कोई सीखना चाहे, बहुत से लोग बज़िद हो जाते हैं, वो ज़ाती अना का मसला बनाते हैं कि हमने अपनी गलती से नहीं सीखना, क्योंकि मैं गलत हो ही नहीं सकता। अगर इंसान समझ ले कि मैं फ़रिश्ता नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, फ़रिश्ते इंसान में फ़र्क शायद है कि फ़रिश्ता गलती नहीं करेगा, इंसान गलती करेगा, लेकिन अपनी गलती से नहीं सीखना और गलतियों पर गलतियाँ करनी है सिर्फ इसलिए कि अब अना का मसला हो गया है, ईगो का मसला है। तो अब ये जिस भी एक तस्वीर आई हैं बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जहाँ वो रह रहे हैं, अब उस सेल को कोई डेथ सेल कह रहा है, वो ख़ुद भी कह चुके, और फिर तस्वीर शेयर की गवर्नमेंट अब बता रही कि डेथ सेल तो ये नहीं है, लेकिन कुछ लोग उसको 5 स्टार होटल भी कह रहे हैं मुखालिफिन। तो ना तो खैर वो 5 स्टार होटल है, ना ही वो डेथ सेल है। हम इतना बढ़ा चढ़ा के मामला को क्या मतलब, क्या हमारा पैगाम क्या होता है बेसिकली? देखिए जी, वो समझते हैं कि डेथ सेल क्या है कि हमदर्दी हासिल करने की कोशिश। डेथ सेल तो उनको होता है जो जिनको कन्विक्शन हो जाती है, लेकिन अभी वो डेथ पेनल्टी एग्जीक्यूट नहीं होती कि मामला अपीलेट फोरम पे होता है, तो उस अरसे में उन जो कन्विक्ट्स हैं उनको डेथ सेल में रखा जाता है। और डेथ सेल में यह है कि वो उसका साइज़ छोटा होता है, 6 by 6 अगर हम कहें सबसे छोटा, आई डोंट नो अबाउट दैट एग्जैक्टली, कि सेल छोटा होता है, उसमें जो 6 by 8 मेरे ख्याल से वो जो सबसे जेल मैनुअल्स हैं उसके मुताबिक। लेकिन ये भी ये कहना कि 5 स्टार होटल तो 5 ये स्टार भी गलत, हाँ, तो मतलब ये भी मुनासिब बात नहीं। लेकिन मेरा एक मौक़िफ़ था, कल भी मुझसे किसी ने इंटरव्यू लिया तो मैंने कहा जेल का एक मैनुअल है, ठीक है, और जेल में एक आम कैदी भी है, एक बेटर क्लास का भी है, जिसे बी क्लास बोलते हैं, बेटर क्लास। जो फैसिलिटीज उस कानून में हैं बेटर क्लास के लिए वो मिलनी चाहिए उनको। अगर ओवर एंड अबव हैं तो फिर वो क्यों हैं ओवर एंड अबव? देखें ना, एक रूल सेट होना चाहिए, एक रूल सेट नहीं, कानून, एक कानून रूल्स, जेल मैनुअल उसमें रूल्स हैं, हर चीज़ प्रेस्क्राइब्ड, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। लेकिन बात यह है कि अगर उसकी तो वायलेशन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। मसलन मैंने कहा कि आई डोंट थिंक सो उसमें यह है कि आपको एक्सरसाइज के लिए साइकिल मिले वहाँ पे, ठीक है,
एट टाइम्स आई हैव बीन इन जेल पोलिटिकली, हमें भी ज़िया-उल हक के दौर में बंद करते रहे। ऑल्दो आई एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर एंड राइटर थे हम बेटर क्लास के, लेकिन हम अपने कारकुनों के साथ ही रहते थे। और बेटर क्लास पे होता है कि कोई बेड मिल जाता है, कोई पंखा मिल जाता है, लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये है, मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ता हूँ वो 5 स्टार है या डेथ सेल है। मैं सिंपली कहता हूँ जो भी कैदी वहाँ पे मौजूद है, ठीक, और जैन मैनुअल मौजूद है, जो फैसिलिटीज़ और जो चीज़ों प्रोवाइड करना उसके अंदर मौजूद है जेल मैनुअल में, उसके मुताबिक अगर बी क्लास जैसे बेटर क्लास कहते हैं, वो एंटाइटल्ड ऑब्वियसली इज़ अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, वो फॉर्मर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैं, तो बेटर क्लास मतलब साबिक वज़ीर आज़म के लिहाज से जो वो डिज़र्व करते हैं वो जेल मैनुअल जो बेटर क्लास है, ठीक है, वहाँ पे और जो रूल्स हैं ठीक है, जो जेल मैनुअल जो कहता है ना, ठीक है, उसके मुताबिक उसको फॉलो किया जाए। ठीक है। अच्छा सर, मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप इस पार्टी का? ये जो तोशाखाना 2 उसके हवाले से बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं, बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं, और अभी जो उनको रिलीफ मिल रहा है अदालतों से, उस पर मुखालिफिन, जिसमें आपकी पार्टी भी है, मुखालिफिन नून लीग ज़रा ज़्यादा मुखालफत कर रही है, आपकी पार्टी ज़रा न्यूट्रल या मेरे ख्याल से स्मार्ट मूव की बड़ी माहिर है, जो तारीफ़ कर रही हूँ मैं आपकी, और आप कहते हैं लीडरशिप से सीखते हैं। तो जरदारी साहब, बिलावल साहब, भुट्टो साहब के ज़माने से अगर हम शुरू हो जाएं, बेनज़ीर साहिबा बड़ी एक ग्रेसफुल पर्सनालिटी, तो आप लोग हमेशा बात करने से पहले थोड़ा सोचते हैं। मैं इस बात पे पीपल्स पार्टी की अक्सर अपने प्रोग्राम में तारीफ़ भी करती हूँ कि आप लोग पहले सोचते हैं, तोलते हैं और फिर बोलते हैं, ताकि बाद में पछतावा ना हो। तो ये बड़ी अच्छी बात है पीपल्स पार्टी की, बड़ी एक मैच्योर चीज़ है। लेकिन अब आपकी पार्टी भी जारी बात है मुखालिफ पार्टी, तो आप लोग भी तनकीद कर रहे हैं इस बात पे कि रिलीफ मिल रहा है उनको अदालतों से, लेकिन नून लीग ज़रा ज़्यादा मुखालिफत में है, तो वो बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि वाकई बेजा रिलीफ मिल रहा है बानी चेयरमैन को, PTI को अपने केसेस में, या ये मेरिट पे मिल रहा है? और आगे जाके फिर आप क्या देखते हैं, आगे भी केसेस में रिलीफ मिलेगा, फिर रिहाई हो जाएगी, या क्या देखते हैं आप? आपका एक तजर्बा, ज़ाहिर बात है फैसला तो अदालतों ने करना है, लेकिन देखिए मैं तो अगर आप हालात को एनालाइज करें, नहीं, मुस्तकबिल के अदालती फैसलों को मैं तो प्रेडिक्ट नहीं करता। ठीक है, मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है। जनाब केसेस को तो जानते हैं कि केसेस कितने हल्के हैं, भारी हैं। मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है। ये एक्विटल या कन्विक्शन वो जो मटेरियल अदालत के सामने होता है उस पर डिपेंड करती है। जहाँ मुल्ज़िम को ऑब्वियसली को बेनिफिट मिलता है, तो वो जो प्रोसिक्यूशन की वीकनेसेस हैं उसी का बेनिफिट मिलता है ना। तो प्रोसिक्यूशन अपना केस तगड़ा तैयार करे, अगर तगड़ा तैयार करेगी तो कन्विक्शन होगी, अगर कमज़ोर तैयार करेगी तो एक्विटल हो जाए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हर पार्टी में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप अपनी दूसरी पार्टी के भी किसी शख्स से मुतासिर होते हैं, इम्प्रेस होते हैं, उनके पॉलिटिकल किरदार से, शख्सियत से, किसी के अंदाज़े बयान से, और आप उन पर बड़ा एतमाद करते हैं। हालांकि आप वैसे मुखालिफ पार्टियों में होते हैं, लेकिन सुनने में आता है कि जी आपका दूसरी पार्टी में किसी से बहुत गहरा ताल्लुक है, आप मशवरा भी ले लेते हैं। तो कोई और सियासी पार्टी से, नून लीग से, JUI से, MQM से, PTI से, कोई ऐसी शख्सियत जिनसे नैयर बुखारी से मशवरा भी ले लेते हो, जिन पे आंखें बंद करके एतमाद भी कर लेते हो? I have never done that. I have never done that. मतलब मुखालिफ पे कभी ट्रस्ट नहीं करना? नहीं, मैं तो अपनी पार्टी के साथ कमिटेड हूँ। ठीक है, मैंने मुशावरत करनी है या कोई डायरेक्शन लेनी है तो मैं अपनी लीडरशिप से लूँगा। मैं अपनी पार्टी की पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करूँगा। या कभी मशवरा दे दिया आपने किसी को कि आपका ठीक है, ठीक है, मैं अपनी पार्टी के मामलात में मैं अपने मुखालिफ को क्यों दावत दूँ? ठीक है, मैं उससे क्यों मुशावरत ओवरऑल जो अगर मामलात होते हैं इसमें अक्सर होता है कि म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है, या हम कहते हैं कि जी एक मुफाद में आप सबको एक पेज पर आना है, जैसे मिसाक मईशत की बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे मामलात होते हैं इस पर तमाम पार्टियां आपस में डिस्कशन भी कर सकती हैं। वो बात मुशावरत की नहीं है, तो आप फिर किससे ज्यादा बात करना पसंद करते हैं? बात कंसल्टेशन की है, बात कंसल्टेशन की। मैं आज भी बिलीव करता हूँ, देखिए इस मुल्क को सिर्फ गवर्नमेंट ने रन नहीं करना होता, ये इस मुल्क की बेहतरी की जिम्मेदारी सिर्फ गवर्नमेंट पे नहीं है, इस मुल्क को बेहतरी की जानिब लेके जाना अपोजिशन की भी है। ठीक है, गवर्नमेंट की जहाँ जिम्मेदारी है, वहाँ पे स्टेट इंस्टीट्यूशंस की भी है, वहाँ पे एक कॉमन आदमी की भी है, वहाँ पे मीडिया की भी जिम्मेदारी है,
मीडिया भी अगर वो ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में आके बात का पतंगड़ बना ले या हैं तो मीडिया को भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक। और आप ये देखेंगे, आपने सोशल मीडिया के आगाज़ में बात की और ये ट्विटर्स और ये वो, इसको भी रेगुलेट होना चाहिए। अच्छा, सिर्फ रेगुलेट होना चाहिए, बंदिश की भी बात होती है, जैसे आप ट्विटर बंद बात है, नहीं बंदिश, लेकिन लोग वीपीएन लगा के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो उसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं समझता हूँ रेगुलेट होना चाहिए, पॉलिसीज हैं हमारे यहाँ, लेकिन अमल दरामद उस नहीं। पर अमल दरामद भी होना चाहिए। ये किसी का कोई हक नहीं है किसी की तौहीन करे बजरिया सोशल मीडिया, जातियात पे हमले करें, जातियात पे हमले करें, गालम गलोच करे, हैं जी। तो फिर मैं समझता हूँ कि इस मीडिया का तो कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट तो नज़र नहीं आता, फिर तो नेगेटिव एस्पेक्ट। शायरी में कुछ दिलचस्पी है या मौसीकी में? फारिग वक्त में क्या करते हैं? फारिग वक्त मिलता काम है लेकिन है कि शायरी मतलब कभी भी मैं इसमें तो कभी नहीं। मौसीकी वैसे रीडिंग करते हैं, बुक्स पढ़ने का शौक? बिल्कुल। एक तो हम जब अपने प्रोफेशन में तो अपने प्रोफेशन की बुक ज़्यादा पढ़ते बिल्कुल ऐसा ही होता है, हाँ ऑब्वियसली। लेकिन फिर एक एज ऐसी आती है कि जब आप बाकी बुक्स भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। ट्रैवलिंग में कभी स्पिरिचुअल रूहानी किताबें? अब बिल्कुल रूहानी किताब तो तस्कीन मिलती है कुरान पढ़ के। कितनी खूबसूरत बात है जी, तस्कीन मिलती है। और बिलखुसूस मुझे बहुत तस्कीन मिलती है कि मैं जब तर्जुमे के साथ पढ़ता हूँ। तो अच्छा, कि मैंने अपने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा कि मैंने तर्जुमे के साथ बहुत देर बाद पढ़ा, कुछ साल पहले, और फिर मैंने उसकी तफसीर पढ़ी, और बहुत सी चीज़ें आपको समझ ही तब आएंगी जब आप तफसीर पढ़ेंगे। हम जब अरबी में पढ़ते हैं तो सारी बात है, हमारी वो ज़बान नहीं, हमें समझ नहीं आ रहा, तो आप अरबी में पढ़ें, लेकिन साथ आप तर्जुमा भी पढ़ें। आप इस तरह करें, एक अरबी में पढ़ लें, उसके बाद आप तर्जुमा पढ़ें, मैं तर्जुमा पढ़ता हूँ। हाँ, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरी जो मादरी ज़ुबान है या जो ज़ुबान में समझता हूँ या मैं बोलता हूँ, मुझे समझ तो कुरान की तब आएगी। बहुत तो प्यारी मैं बात, दोस्तों को भी कहता हूँ, मैंने बहुत सारे दोस्तों को भी कहा है कि कुरान को समझना अरबी में ज़रूर पढ़ें, वो बाइस सुकून भी है और इबादत भी है वो। लेकिन उसके साथ अगर आप तर्जुमा पढ़ेंगे तो आप अहकामात को समझ सकेंगे और जो कुरान नाज़िल, उस पे अमल भी कर सकेंगे। कुरान नाज़िल होने से पहले जो कायनात में रब कायनात के अहकामात आते रहे वो आप समझ पाएंगे। हज़रत मूसा के ज़माने में क्या हुआ, हज़रत ईसा के ज़माने में क्या हुआ, हज़रत इब्राहीम के ज़माने में क्या हुआ, हज़रत आदम के ज़माने में क्या हुआ, हज़रत नूह के ज़माने में क्या हुआ। तो ये सारी बातें आप जब तर्जुमा पढ़ेंगे कुरान का तो फिर आपको समझ आएगी, और फिर तर्जुमा पढ़ेंगे तो आपको वो जो हदायत है, जो कहते हैं ना कुरानिक इंजंक्शंस हैं, वो आपको समझ आएंगे जब आप उसको अपनी ज़बान में पढ़ेंगे, अपनी ज़ुबान में पढ़ेंगे। तो मुझे वो ज़्यादा उसका एक आसान तरीका मुझे लगता है कि आप जितनी भी तिलावत कर रहे हैं सुबह फजर की नमाज के बाद या किसी भी नमाज के बाद, तो आप जितनी तिलावत करें, चाहे आप एक रुकू पढ़ रहे हैं, आप साथ ही उसका तर्जुमा भी पढ़ लें। एग्जैक्टली मैं इसको ऐसे मैंने प्रैक्टिस किया। मैंने कहा तो मैंने दोस्तों से भी कहा, और जिन दोस्तों से मैंने कहा कि आप कुरान पढ़ते हो इसका तर्जुमा पढ़ो तो बड़ा सुकून मिलता है। तफसीर और बात, तफसीर में भी किसी अंदाज में तफसीर है, किसी आलम की किसी, लेकिन तर्जुमा तो आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, तर्जुमा तो आप पढ़ सकते हैं। तो तर्जुमा पढ़ने से आपको अल्लाह ताला की वो हदायत बराह रास्त आपकी समझ में आती हैं, आपको दीन समझ में आता है, आप दीन के बारे में फैसला कर पाते हैं। और बड़ी अहम बात जो है, जिसने तर्जुमा नहीं पढ़ा हुआ है, कुरान में कई मरतबा आया कि रब ने ये कायनात 6 दिनों में बनाई। कितने लोगों को पता है जो तर्जुमा पढ़ते हैं? रब ने यही कहा ना, बिल्कुल 7 आसमानों का जिक्र कुरान में है ना, तो इसलिए ये बातें आपको समझ तब आती हैं जब आप। ये मैं पिछले दिनों में सूरत बकरा का तर्जुमा पढ़ रही थी, तो उसमें बाकायदा जिक्र है और फिर आसमानों की तरफ मुतवज्जह हुए, तो इसलिए मैं समझता हूँ तर्जुमा पढ़ने से ज़्यादा तस्कीन, बहुत तस्कीन मिलती है। अच्छा, कोई राइटर जो आपको बहुत पसंद हो, जिनको आपने पढ़ा हो? अगर तसव्वुफ की बात करें, कोई रूहानी? इनफैक्ट मैं जैसे मुझे मुमताज़ मुफ्ती साहब बहुत पसंद हैं, वासिफ अली वासिफ साहब। नहीं, ऐसा तो नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आई बिलीव इन रूहानियत। अल्लाह अपने बंदों पे बिल्कुल अनायत करता है, बेशक, और लेकिन अल्लाह उस शख्स पे अनायत करता है कि जो अल्लाह के अहकामात पे अमल करता हो। क्या बात है। मेरे एक बुजुर्ग सरफराज शाह साहब, शायद आप जानते हो, टीवी पर भी आते हैं,
उनकी किताबें भी हैं, तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात बताई। उन्होंने कहा बेटा कि अगर आप चाहते हैं कि रब की रहमत आपको बहुत ज़्यादा मिक़दार में मिले, रब की रहमत बहुत मिक़दार में अगर आप चाहते हैं, तो आप अल्लाह ताला की मखलूक पर मेहरबान हो जाएं, अल्लाह ताला आप पे मेहरबान हो जाएंगे। अल्लाह ताला कुरान में कई मरतबा फरमाता है कि मैंने जो तुम्हें रिस्क दिया उसको खाओ, अजीज़ों करो में बांटो, गरीबों और मस्किनों में बांटो। कुरान खोल के देख लें आप। बिल्कुल, बल्कि मैंने ये देखा, आप हम सब की अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन भी होती है, और जब हम पढ़ते हैं तो हम समझते हैं, और समझ भी अल्लाह ताला इनायत करते हैं। इंसान की क्या औकात, अल्लाह ताला ने जितनी बार कुरान पाक में फरमाया और नमाज कायम करो और ज़कात देते रहो, नमाज का हुक्म बहुत दफ़ा दिया और ज़कात का, ज़कात और नमाज दोनों इकट्ठे। बिल्कुल, आप देखेंगे और बहुत बार इसकी रिपीटिशन है हर जगह कि नमाज पढ़ो। एक तो अल्लाह ताला ने कहा जो मैंने तुम्हें दिया उसको खर्च करो, एक बात फिर नमाज पढ़ो और ज़कात दो। ये ऐसी ताकीद है, आप मेरा ख्याल है जो आपको बार बार पढ़ने में बार बार मेरा ख्याल है हज करने की ताकीद बार बार नहीं, रोज़ा रखने की ताकीद, नमाज और ज़कात की बार बार, और जहाँ पे जिक्र है अक्सर इकट्ठे आया बिल्कुल कुरान में। इसलिए मैं समझता हूँ कि रब जहाँ आपको सहूलत देता है, रब चाहता है उस सहूलतों को आप औरों में भी और सुकून मिलता है। सर आप देखेंगे अगर जब आप आसानियाँ बांटते हैं, जब आप, मैंने कहीं से सीखा कि अगर आपने अपने 4 जोड़े नए लिए हैं तो पुराने 4 जोड़े आप किसी को देते, तो आपके पास कपड़े कभी कम नहीं होते। रब ने तो ये जो बल्कि आप तो हाँ बिल्कुल, अब बल्कि मैं कई आयात में लिखा है कि जो रिस्क मैंने तुम्हें दिया उसको इस्तेमाल करो अजीज़ों और अपने लिए, अजीज़ों रिश्तेदारों के लिए और मसाकीन के लिए। बिल्कुल, तो आप ये अमल करें तो सुकून मिलता है। बिल्कुल, बल्कि आपके साथ जो सर्वेंट्स होते हैं, आपके लोग होते हैं जो आपको लगता है डिजर्विंग है, आप उनको ईद पे नया जोड़ा खरीद कर दें। आप जब अपने लिए जूता ले रहे हैं तो उनके बच्चों को भी ले कर दें, आपको ज़हनी सुकून मिलता है बिल्कुल बांटने से। सर लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे बोल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से? देखिए जी, पहली बात तो मीडिया के हवाले से कि सबसे इम्पोर्टेंट बात मीडिया के लिए उनकी क्रेडिबिलिटी है। जो किस हद तक है, जो किस हद तक है आपके मुताबिक? नहीं, क्रेडिबिलिटी है। जितना वो अदारा वो क्रेडिबल होगा उतना लोग एतमाद करेंगे। क्रेडिबिलिटी तब बनती है कि आप हक़ाइक़ पे मबनी जो आपके पास न्यूज़ और व्यूज़ है वो आवाम तक पहुँचाए। ठीक, तो मेरा यही है कि मीडिया के लिए भी यही है कि जहाँ ज़िम्मेदारी अवाम और नास की है, जहाँ पे अदारों की है, कौम की और आवाम की खिदमत करने की, इस्लाह की भी, ठीक, वहाँ ज़िम्मेदारी मीडिया की भी है। ठीक, वो लोगों को इनोवेशन भी हो, ठीक, लेकिन माशरे को समझने के लिए जो पैगाम दिया जाए मीडिया के ज़रिए वो ऐसा पैगाम हो जिससे आप पॉजिटिवली ले सकें। ठीक है जी, नैयब बुखारी से बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया ईद के मौके पर। और नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।